नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसको आप क्वेश्चन पेपर ना कह करके आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कहिए, क्योंकि हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उन सभी को उठाकर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, एक भी क्लासें नहीं ली हैं, यही यदि आप जो है क्लास के माध्यम से सभी प्रश्नों को देख लोगे, समझ लोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका जो है 90 से 95% पेपर या फिर पूरा का पूरा 100% पेपर आपका इन्हीं प्रश्नों से आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं कोई भी आपको क्वेश्चन, ना ही क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो इसकी मैंने जो है चैप्टर्स क्लासें करा रखी हैं, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको जो है वॉच कर सकते हैं। कल आपका पेपर जो है, जो कि आगरा विश्वविद्यालय का लगा हुआ है, क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय इस बार आपकी रिटर्न का परीक्षा करा रही है, और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, MGKVP, MJPRU, CSMU कानपुर, इस सभी विश्वविद्यालय का पेपर आने वाले समय में इन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास। ठीक है, पेपर आपका है सोशियोलॉजी का। इसमें आपका पेपर का नेम आपको मिलाना है। पेपर का आपका नेम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका आयोजित कराया जाएगा सभी विश्वविद्यालय में। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करवाऊंगा। सेक्शन ए में जो है टोटल इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर या फिर 3 नंबर का आएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन चाहे 5 पूछे जाए या फिर 10 पूछे जाए, क्योंकि सेक्शन है जो कि इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, तो जो आपको पता है वैसे तो आप ये कंप्लीट यदि वीडियो देख के जाओगे तो आप सभी कर पाओगे। यदि आपको 1-2 क्वेश्चन में डाउट है तो आपको शुरुआत में नहीं उनको करना है, फिर जो जो आपको पता है क्वेश्चन, चाहे वह सेक्शन बी का हो, फिर सी का हो, फिर ए का हो, उनको पहले करना है। जो आपको नहीं पता है उनको लास्ट में करके आना है, वो भी बना बना कर। ठीक है, इससे ये फायदा होगा, यदि जो शुरुआत के आपके क्वेश्चन मोस्टली सही होंगे तो जो एग्जामिनर होता है इतनी बारीकी से कभी भी जो है कॉपी को नहीं चेक करता है। तो शुरुआत के जो है मोस्टली क्वेश्चन आपके सही होंगे, तो लास्ट के जो है आपको वहाँ से प्रैक्टिस के नंबर आपको दे देगा, वहाँ से जो है नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि पेपर आपका सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का है। तो समाजशास्त्र क्या होता है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगला फिर इसमें क्वेश्चन की सोसाइटी क्या है, समाज क्या है। उसके बाद एसोसिएशन, जिसको हम समिति कहते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्र क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र जो है समाज का ही एक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र समाज का ही एक विज्ञान है, या एक नवीन जो है सामाजिक विज्ञान है, या क्या है, एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा, ये जो विज्ञान है समाजशास्त्र, जो कि समाज का विज्ञान है, इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज या जो है सामाजिक जीवन, जो मानव समाज है जो रहता है, या फिर जो मानव समाज का जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है उसका, उसी का हम इसमें वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, और शाब्दिक अर्थों की दृष्टि से यदि जो है देखा जाए तो समाजशास्त्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सोसाइटी प्लस जो है साइंस। सोसाइटी का मतलब होता है समाज, साइंस का मतलब होता है शास्त्र, मतलब अध्ययन। ठीक है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समाज का जो अध्ययन है, समाज का जो अध्ययन है, समाज में देखो आपके व्यक्ति रहते हैं, उनकी पर जो है एक दूसरे के प्रति क्या है, उनका सहयोग रहता है, उनकी जो अंतरक्रिया होती है। तो इस तरह के समाज में हम पूरा समाज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चाहे वह कोई भी वर्ग हो, गरीब हो या फिर जो है उच्च वर्ग हो, सभी का जो है वर्ग का अध्ययन करते हैं। उनका जीवन कैसा है, उनकी कल्चर कैसी है, तो इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं भैया, तो इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी जो शब्द है 2 शब्दों के योग से बना है। पहला जो शब्द है सोशियस, ठीक है, और दूसरा है लोगस, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज, लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में यदि हम समाजशास्त्र की हम बात करें तो मानव समाज के सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से जो अध्ययन किया जाता है मनुष्य के बारे में, ठीक है, उसकी अंतःक्रिया के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसके रहन सहन के स्तर के बारे में, उसी को हम जो है समाजशास्त्र कहते हैं।
मतलब ये समाज का ही विज्ञान है। समाज का विज्ञान है तो समाज की जो भी अंतःक्रिया होती होंगी, चाहे उसका रहन सहन हो, अब उसकी जो है कह सकते हो कोई भी उसकी क्रिया हो, तो उन सभी पहलुओं को हम जो है समाज शास्त्र के अंतर्गत जो है हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और यहाँ से और भी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, इनके माध्यम से भी हम समझेंगे समाज शास्त्र को। तो समाज शास्त्र जो है वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को आवश्यक माना जाता है। मतलब जो है इसमें कहा गया है कि जो समाज शास्त्र है जो कि समाज का ही विज्ञान है, तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है, इसमें अध्ययन का जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक संबंधों की विवेचना के लिए हम सामाजिक जो क्रिया होती है, ठीक है, सामाजिक जो अंतःक्रियाएं होती हैं और सामाजिक जो मूल्य होते हैं, इनके जो अध्ययन है, इनका जो स्टडी है, इसको जो है आवश्यक माना जाता है। वस्तुतः जो है समाज शास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु जो है सामाजिक संबंध ही है। यहाँ से गेडिंग्स महोदय जो कि विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, ये भी इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये कहते हैं समाज शास्त्र जो है समग्र रूप से, ये कहते हैं कि समाज जो शास्त्र है ये समग्र रूप से या फिर संपूर्ण रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और जो है उसकी व्याख्या है। इनकी भी परिभाषा वही है, इनका भी कहने का मतलब वही है कि समाज शास्त्र क्या है, संपूर्ण रूप से या फिर समग्र रूप से समाज का जो व्यवस्थित वर्णन है, समाज का जो अध्ययन है, उसी को हम समाज शास्त्र कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से मैकेरम पेज महोदय लिखते हैं, कहते हैं समाज शास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट जो है समाज शास्त्री सामाजिक संबंधों के संदर्भ में मानवीय संबंधों, उनके स्वरूपों, उनके कार्य और घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि समाजशास्त्र के जो है जनक कौन है। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से लेके आए हुए हैं। तो समाजशास्त्र के जो जनक है, अगस्त कंपटे को जो है समाजशास्त्र का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है, अगस्त कंपटे ने 1838 में एक नए विषय को सोशियोलॉजी नाम दिया था, इसलिए अगस्त कंपटे को समाजशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता कि अगस्त कंपटे को समाजशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है भैया, तो ये भी समझ लो। अगस्त कंपटे को इसलिए जो है समाजशास्त्र का जनक नहीं कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र का नाम दिया था। ठीक है, इनको इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने जिसका नाम दिया था समाजशास्त्र का, बल्कि जो है समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में इन्होंने जो स्थापित करने में अहम योगदान के कारण उनको समाजशास्त्र का जो है जो जनक है, जो फादर है, वो माना जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से समाज क्या है, समाज का अर्थ क्या है, ये भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब समाज क्या है, तो समाज जो है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, और समाज जो होता है क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है, तो समाज क्या है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो एक साथ रहते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं और समान रीति रिवाज, मूल्यों और जो संस्थाएं हैं उनको साझा करते हैं। मतलब आप देखे होंगे, आप रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पे आपके जो पड़ोसी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, वे साझा करते हैं। ठीक है, और समाज की जो है परिभाषा के अनुसार यह जो है एक व्यवस्थित समूह है जो मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह, उसको जो है संभव बनाता है। और यह जो है उन लोगों का समूह है जो जीवन जीने में एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एकजुट होते हैं। इसी को हम जो है समाज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समाज की बहुत सारी परिभाषाएं हमारे विद्वान ने अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा को भी समझ लीजिए। समाजशास्त्र में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप या फिर व्यवस्थित जो उसका स्वरूप है, जो एक ढांचा है, उसी को हम समाज कहते हैं। यहाँ से गेडिंग्स महोदय ये लिखते हैं, कहते हैं समाज जो है स्वयं एक संघ है। समाज क्या है, ये कहते हैं कि समाज क्या है, स्वयं एक संघ है, यूनियन है, और जो है यह एक संगठन भी है और व्यवहारों का एक योग है जिससे जो है सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब इनका कहना मतलब है कि समाज क्या है, एक प्रकार का संघ है, एक संगठन है या फिर व्यवहारों का एक योग है
जिसमें एक व्यक्ति दूसरे का सहयोग करता है, दूसरा व्यक्ति उसका सहयोग करता है, तो इस तरह से समाज का निर्माण होता है। ठीक है। अगली परिभाषा मैकरम पेज महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि समाज जो है प्रत्येक प्रकार एवं प्रत्येक क्रम के उन संबंधों का समावेश करता है जो मनुष्यों के द्वारा, मतलब मनुष्यों के द्वारा दूसरे प्राणी से परस्पर स्थापित किए जाते हैं। मतलब समाज क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंध उसका रहता है, सहयोग की भावना रहती है, एक दूसरे के साथ जो है कह सकते हो संपूर्ण कल्याण की भावना के साथ जो है, ठीक है, रहते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो है एक समाज का स्थापना इस तरह से होती है, परस्पर सहयोग के माध्यम से। अब यहाँ से समाजशास्त्र की विशेषताएं एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको भी समझ लीजिए। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये जो है मैकरम पेज महोदय का ये कथन है। ठीक है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल क्यों है, क्योंकि समाज में जो है जो व्यक्ति हैं एक दूसरे से भैया जुड़े हुए हैं, जैसे एक जंजीर जो है एक दूसरे से कड़ी जुड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार समाज में जो व्यक्ति है एक दूसरे से जुड़ा होता है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वह जो है उसके परिवार का हो, फिर उसके चाहे रिश्तेदार हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, एक जाल है एक प्रकार का। उसके बाद अगली जो इसकी विशेषता है कि संबंधों की अनुभूति से ही, जो संबंध है, जो रिलेशन है, इसकी अनुभूति से ही समाज का जो है जन्म होता है। और प्रत्येक समाज में समानता अवश्य जो है पाई जाती है। देखो समाज चाहे कोई भी हो, सभी समाज में समानता जरूर पाई जाती है, और समाज में सहयोग की भावना, संघर्ष दोनों पाया जाता है। आपने देखा होगा समाज में जो है आपके पड़ोसी होंगे जिससे आपकी बनती है, आपका सहयोग भी करते हैं, और जो है कुछ आपके विपक्षी वाले भी होंगे। और आपने देखा होगा कि समाज में कंपटीशन भी है, संघर्ष भी है। संघर्ष कैसे है, जैसे कि एक व्यक्ति कोई जो है किसी तरह से जो है कोई मकान बनवा लिया, तो या फिर किसी जॉब के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, या फिर जॉब के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, तो इस तरह से समाज में भैया संघर्ष भी पाया जाता है, सहयोग की भी भावना होती है। उसके बाद अगली इसकी जो विशेषता है, प्रत्येक समाज की अपनी एक कल्चर होती है, अपनी एक संस्कृति होती है। ठीक है, प्रत्येक समाज की, क्योंकि जैसे कि भारत ही ले लो, तो भारत में जो है अनेक जो है धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी की अपनी कल्चर है, सभी का अपना पहनावा है, अपना रहन सहन है। ठीक है, इस तरह की सभी की अपनी समाज की अपनी अपनी कल्चर होती है, अपनी अपनी सभ्यता होती है। और प्रत्येक समाज संगठन एवं जो है विघटन का जो है संकुल होता है। प्रत्येक समाज जो होता है ये संगठन एवं जो है विघटन का संकुल होता है। ठीक है। अगली फिर इसकी जो विशेषता है, समाज एक सार्वभौमिकीकरण जो अवधारणा है। समाज क्या है, एक सार्वभौमिकीकरण अवधारणा है, मतलब सार्वभौमिकीकरण का जो है तत्व समाज में पाया जाता है। तो ये थी इनकी विशेषता है, आपको इतनी जो है लिखना है। अब यहाँ से अगले हम क्वेश्चन को बढ़ेंगे। समिति क्या है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो समिति किसे कहते हैं, जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर, मतलब इकट्ठा होकर संगठित रूप से सोच विचार कर एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक संगठन को जन्म देते, एक संगठन का निर्माण करते हैं, तो उस समूह या संगठन को हम समिति कहते हैं। मतलब आप इसे कह सकते हो कि जैसे कि जो है सोच विचार कर, मतलब कोई चीज़ जो है करना है, सोच विचार कर, तो सभी लोग एकत्र होकर वही सोच विचार के सभी लोगों के लिए कार्य के लिए, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल जैसे गांव में जो है सभी लोगों की सहमति है कि हाँ ये जो है रास्ता बनना चाहिए, तो सभी लोग सहमत होकर एकजुट होकर एक जो है कह सकते हैं ग्रुप बना ले, एक समूह बना ले, और जाकर जो है प्रधान से फिर जो जाकर वहाँ पर जो है अपनी जो है बात को रखें। तो इस तरह से जो है अपने हितों की पूर्ति के लिए, जो उनके जो कुछ उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए जब आपस में मिलकर एक संगठन को जन्म देते हैं या फिर एक समूह बनाते हैं, उसी समूह को भैया हम संगठन कहते हैं। ठीक है। यहाँ से हमारे मैकरम पेज महोदय ये भी इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि सामान्य रूप से किसी एक हित, ये कहते हैं कि सामान्य रूप से किसी एक हित या फिर कुछ हितों की प्राप्ति के लिए, कुछ जो है हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को, मतलब सभी लोग मिलकर एक संगठन को जो जन्म देते हैं, एक ग्रुप जो बनाते हैं, उसी को भैया हम समिति कहते हैं। सभी का कहना मतलब वही है। उसके बाद बोगार्ट्स महोदय जी लिखते हैं, यह कहते हैं कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, इनकी भी वही कहना मतलब है। जैसे कोई जो है कार्य है या फिर कोई जो है किसी चीज़ को उद्देश्य की पूर्ति करना है, तो सभी लोग मिलकर जब कार्य करते हैं उसके बारे में, तो वह कार्य भी हो जाता है
और जब आपस में जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रुप को जन्म देंगे, एक समूह बनेगा, तो उसी समूह को हम समिति कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी परिभाषा इसमें से आप लिख सकते हो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि फैमिली क्या है, परिवार क्या है। उसके बाद है विवाह किसे कहते हैं, विवाह के उद्देश्य भैया क्या है, कल्चर क्या है, सहयोग क्या है, और परिस्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, रोल क्या है, भूमिका क्या है, और सामाजिक स्त्रीकरण क्या है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम समझेंगे। सबसे पहले परिवार क्या है उसको समझ लीजिए। ठीक है, परिवार से तात्पर्य है कि व्यक्तियों के एक समूह से है जो रक्त संबंधी हो या फिर जो है विवाह या गोद से एक साथ बंधे होते हैं और आमतौर पर एक ही घर में रहते हैं। तो परिवार का निर्माण कैसे होता है, पहली बात तो आपके माता पिता, उनके बच्चे होंगे, वे तो रक्त संबंधी वे आपके परिवार का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपके बच्चे हुए, उनके आप शादी करोगे तो विवाह जो है, विवाह से संबंधित आपके रक्त संबंधी आपके बनेंगे, इस तरह से परिवार बढ़ेगा आपका। या फिर जो है जिनके बच्चे नहीं होते हैं वे गोद लेते हैं किसी बच्चे को, तो इस तरह से परिवार जो है बनता है। ठीक है, इसमें जो है आपके माता पिता भी होते हैं, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, भाई बहन जैसे निकट संबंधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और यह जो है प्यार, सहयोग, सुरक्षा, भावात्मक जुड़ाव का एक जो है मूल स्रोत प्रदान करता है और परिवार को समाज की सबसे बुनियादी इकाई भी जो है माना जाता है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। परिवार क्या है, परिवार जो है, परिवार जो बनता है विवाह संबंध से बनता है, रक्त संबंधों अथवा नातेदारी संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का वह छोटा संगठन है जिसमें व्यक्तिगता, प्राथमिकता, स्थायित्व जैसे गुणों की प्रधानता होती है, उसी को हम परिवार कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैकरम पेज जी लिखते हैं, कहते हैं परिवार जो है समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जो संत के जन्म, जो संत मतलब बच्चे के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है, मतलब परिवार क्या है, परिवार की जिम्मेदारी रहती है। परिवार क्या है, ये तो यौन संबंधों पर आश्रित है, इनका कहना मतलब है आपके जो बच्चे होंगे उनका पालन पोषण भी जो है परिवार के द्वारा ही होता है। इनका कहना मतलब ये है मैक्रम पेज का। उसके बाद किंसले महोदय लिखते हैं कि परिवार ऐसे जो व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप है, जिसमें सगोत्रता के संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब रक्त संबंध पाया जाता है, जो इस प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये तो जो कि कह सकते हो परिवार की परिभाषा थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। तो इसको भी समझ लीजिए कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली क्या है, संयुक्त परिवार, उसको समझो। संयुक्त परिवार जो है, एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जो है एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं, मतलब रहते हैं। उनकी जो संपत्ति है, जो सामूहिक संपत्ति है, मतलब कोई भी उसमें भी बंटवारा ना हुआ हो, और वे जो है एक ही रसोई का, मतलब एक ही घर में रहते हो। ऐसा नहीं कि 4 चूल्हे हो तो 4 चूल्हे में जो है खाना बनता हो, नहीं, एक ही चूल्हा हो, उसी जो है रसोई में खाना बनता हो, सभी लोग जो है उसी रसोई का खाना खाते हो, और सामूहिक जो पूजा होती है उसमें सभी लोग भाग लेते हो, और परस्पर किसी न किसी रिश्तेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। तो संयुक्त परिवार के सदस्य जो है अधिकारों व दायित्व को जो है निभाते हैं। ठीक है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है कि संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जो है एक साथ एक ही घर में रहते हैं, और अपनी जो है जो संपत्ति है उनकी सामूहिक होती है, उसमें कोई भी बंटवारा नहीं होता है, और एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं और सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, इसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से विवाह की परिभाषा दीजिए कि विवाह किसे कहते हैं, मैरिज। ठीक है, तो विवाह जो है एक स्थायी सामाजिक संस्था जो है माना जाता है। विवाह क्या है, विवाह क्या है, एक स्थायी जो है सामाजिक संस्था माना जाता है जो यौन संतुष्टि मतलब जो स्त्री पुरुष की जो जैविकीय आवश्यकता होती है। ठीक है, यौन संतुष्टि जो स्त्री पुरुष की जैविकीय आवश्यकता होती है, और विवाह के द्वारा ही स्त्री पुरुष को अपनी जो काम वासना है उसको संतुष्ट करने का एक कानूनी अधिकार मिल जाता है। अब विवाह करना यौन सुख के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त करना ही है। ठीक है, तो विवाह क्या है, विवाह जो है एक सामाजिक संस्था है जो यौन जो संबंधी जो संतुष्टि होती है स्त्री पुरुष की, ठीक है, जो आवश्यकता होती है, जैविक आवश्यकता होती है स्त्री पुरुष की,
तो विवाह के माध्यम से ही स्त्री पुरुष की जो काम वासना होती है, ठीक है, उसको संतुष्ट करने का एक कानूनी अधिकार मिल जाता है। क्योंकि विवाह के द्वारा जो बच्चे होते हैं वे कह सकते हो आपके जो है कह सकते हो कानूनी होते हैं, वैध होते हैं। और बिना विवाह के बच्चे होंगे तो भैया उसको समाज कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो है विवाह जो है को जो है विवाह के माध्यम से ही कह सकते हो स्त्री पुरुष की जो जब की आवश्यकता होती है, चाहे वह जो है यौन संतुष्टि की हो या चाहे बच्चे की आवश्यकता की हो, तो ये सारे के सारे जो आवश्यकता जो होती है उसको एक कानूनी अधिकार मिल जाता है, उसी को हम विवाह कहते हैं। यहाँ से रॉबर्ट एच लोबी महोदय लिखते हैं, कहते हैं विवाह जो स्पष्टता समाज के द्वारा स्वीकृत उन संगठन को प्रकट करता है जो कि यौन सुख की संतुष्टि के पश्चात भी रहते हैं। ये कहते हैं भैया, ये कहते हैं कि विवाह यौन संतुष्टि ही नहीं है, यौन संतुष्टि तो है ही, उसके बाद भी रहता है, और इस प्रकार जो पारिवारिक जीवन का आधार भी बनते हैं। इसी को हम विवाह कहते हैं। इनकी परिभाषा बहुत ही गजब की परिभाषा है। ये कहते हैं कि विवाह जो है यौन संतुष्टि तो है ही, उसके पश्चात भी जो है विवाह जो है उसका जो संबंध है रहता है। बच्चे का पालन पोषण करना, ये सभी जो है विवाह के माध्यम से ही वैध संतानें जो है प्राप्त हो पाती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, इसके बारे में भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो समाज शास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को जो है समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना जाता है या फिर माना गया है। समाज के द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक पक्षों को जो है संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बी स्टेड महोदय लिखते हैं। ये कहते हैं कि संस्कृति जो है वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं जो है सम्मिलित हैं, जिनमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। इसी को हम कल्चर कहते हैं, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। तो कल्चर जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, आपके जो है दादा दादी की जो कल्चर थी, आप जो है उसको भी कल्चर वही अपना रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जो सभ्यता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। यहाँ से बोगार्ट्स महोदय ये कहते हैं कि संस्कृति जो किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से मेलेनोवास्की ये लिखते हैं कि संस्कृति जो है मानव का हस्त उद्योग है तथा जो है वह साधन है जिसमें वह अपने साध्यों को प्राप्त करता है। इसी को हम संस्कृति कहते हैं। मतलब संस्कृति जो है कल्चर होती है, आपके पहनावा होता है, जैसे जिस आप धर्म में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उसकी कल्चर आपको जो है विरासत में मिलती है। तो भैया जो आपके दादा दादी थे, जो आपके माता पिता थे, पूजा करते थे, तो आप भी भैया पूजा करोगे। तो ये होती है कल्चर। जीवन जीने का जो मार्ग आपको दिखाती है वो कल्चर के माध्यम से ही डिसाइड होता है। ठीक है, चलेगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सहयोग क्या है, जिसको हम कोऑपरेशन कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सहयोग की जब बात आती है तो आपके मन में जरूर एक सवाल उठता होगा, सहयोग मतलब जो एक दूसरे की मदद करना। बिल्कुल, एक दूसरे की मदद करना ही सहयोग होता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा को समझेंगे। सामाजिक जो है प्रक्रियाओं में सहयोग का जो है महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सहयोग जो है सामाजिक जीवन का एक जो है मूलभूत आधार। देखो, बिना सहयोग से समाज की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है, समाज में अराजकता जो है फैल सकती है। क्योंकि समाज जो है सहयोग के माध्यम से ही जो है समाज एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक दूसरे के साथ जो है कह सकते हो हम की भावना के साथ रहता है। और इसके अभाव से, मतलब सहयोग के अभाव से सामाजिक जीवन, समाज जो है सामूहिक जीवन, समाज और राष्ट्र की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है। समाज के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और बिना सहयोग के देश और समाज कभी भी उन्नत नहीं कर सकता है। और जो है सहयोग को हम पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो है सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से जो है देख सकते हैं। सहयोग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन महोदय ने इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि सहयोग जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने या फिर किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, जो सामूहिक प्रयत्न है, इसी को हम भैया सहयोग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परिस्थिति क्या है, जिसको हम इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं। स्टेटस की जब बात आती है तो भैया सभी लोग स्टेटस जो है आप सभी लोग लगाते भी होंगे। तो स्टेटस क्या है इसको समझो। तो परिस्थिति जो है व्यक्ति के समूह अथवा समाज में जो है पदसूचक है।
या जो है पद या तो व्यक्ति को समाज के द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है, या जो है व्यक्ति स्वतः जो अपनी योग्यता के द्वारा जो है प्रदान करता है। मतलब परिस्थिति क्या है, हम यदि बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो परिस्थिति का मतलब होता है आपका स्टेटस क्या है समाज में। जैसे कि हम कहें, इसमें कहा गया है कि आपका समाज में पद क्या है। जैसे कि हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके हो सकता है पिता आपके जो है कोई अधिकारी हो, या फिर किसी कह सकते हो अन्य कोई हो सकते हैं किसान हो। तो आपका जो है समाज में स्टेटस क्या है, आपका पद क्या है, उसी को भैया हमें जो है परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि हमारा समाज में जो है टीचर है, हमारे पिताजी का जो है जो कि किसान है, फार्मर है। तो इस तरह से समाज में भैया आपका पद क्या है, उसी को हम परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, ये जो पद होता है या तो व्यक्ति को समाज के द्वारा स्वतः प्रदान मिलता है, जैसे कि मिलने का मतलब होता है जैसे कि जिस आप समाज में पैदा हो गए हो, चलो हो सकता है आपकी ऊंची जाति में पैदा हो गए तो आपको समाज में हो सकता है पद ऊंचा मिल जाए। ठीक है, और दूसरी बात, आप बड़े घर में पैदा हो गए तो आपको बड़े कहलाओगे। और दूसरी, आप अपनी योग्यता के माध्यम से भी अपना जो स्टेटस है उसमें बदलाव कर सकते हैं। मान लो आज आप गरीब हैं, आपने काफ़ी मेहनत किया, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप जो है पहले से आपका जीवन काफ़ी अच्छा होने लगे या फिर अच्छा हो जाए, तो परिस्थिति भैया बदल भी सकती है। अपनी जो है मेहनत से, अपने लगन से, अपनी जो स्टेटस है उसको बदल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे हमारे समाजशास्त्री हैं जो कि स्टेटस की परिभाषा को अपने अपने शब्दों में जो है बताने का प्रयास किया है। जैसे कि लिंटन महोदय जी ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति का एक समय, ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति का एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति जो है कहा जाता है। ये कहते हैं भैया कि जो है जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें जो व्यक्ति रहते हैं तो उन व्यक्तियों का जो समाज में स्टेटस है, जो पद उनको प्राप्त है, उसी को हम परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा यहाँ से रॉबर्ट बीरस्टेड लिखते कहते हैं कि समाज जो है सामाजिक परिस्थिति जो है परिस्थितियों का जाल ही है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगले यहाँ से परिभाषा है कि रोल क्या है, भूमिका क्या है। भूमिका की जब बात आती है, ठीक है, तो ये भी जो है ज़्यादा, वैसे तो समाजशास्त्र जो भी सब्जेक्ट है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मैं तो बिना पढ़े ही जाकर पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व कर सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता है। सभी आपके जो कि परिवार, समाज, उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन सारे के सारे रहते हैं। अब भूमिका क्या है, जिसको हम इंग्लिश में जो है रोल कहते हैं। तो भूमिका क्या है इसको समझ लीजिए सबसे पहले। तो भूमिका जो है वे सभी कार्य जिनको जो एक विशेष परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति मतलब होता है स्टेटस के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है, उसी को हम भूमिका कहते हैं। अब जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हम टीचर हैं तो भैया हमारी भूमिका क्या है, हमारा रोल क्या है, कहोगे जो है सर जी पढ़ाना है। तो हमारी जो है भूमिका है पढ़ाना आप लोगों का। किसान है उसको खेती करना उसकी भूमिका है, और डॉक्टर को जो है इलाज करना उसकी भूमिका है। माता पिता के जो है होते हैं बच्चों की सेवा, जो है उनकी पालन पोषण करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनकी भूमिका रहती है। उसी को भैया हम भूमिका कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। तो वे सभी कार्य जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति को समाज में पद प्रदान है, वो व्यक्ति को अपना भूमिका समझ के, अपना कह सकते हो उसकी जो भूमिका है कि हमको एक कार्य करना चाहिए। तो जो व्यक्ति को जो समाज में पद प्रदान है, जैसे कि अधिकारी का जो पद प्रदान है, जो उसको कार्य करना है, तो अपना जो कार्य करता है, अपना जो कर्तव्य निभाता है, उसी को हम भूमिका कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक समाज में विभिन्न जो है सामाजिक पद प्राप्त होते हैं। देखो समाज में जो व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में भिन्न भिन्न जो है पद प्राप्त है। कोई टीचर है, कोई जो है कह सकते हो पुलिस है, कोई दरोगा है, कोई क्या है, इस तरह से कह सकते हो, कोई IAS PCS है। तो इस तरह से भैया समाज में सभी लोगों को एक अलग अलग जो है पद प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके जो है अनुरूप वह जो है कार्य करता है। जिसको जिस प्रकार से पद प्राप्त है समाज में, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो है कार्य करता है। ठीक है, या फिर जो है अपनी भूमिका निभाता, आप ऐसे भी कह सकते हो। और जो है एक व्यक्ति घर में पिता की भूमिका निभाता है। जैसे कि एक जो व्यक्ति होता है अपने घर में जो पिता की भूमिका निभाता है, बच्चों की पालन पोषण, उसकी अच्छी शिक्षा, सारी व्यवस्था करता है। ठीक है, और वह जो है ऑफिस में क्लर्क या अन्य भूमिका को भी निभाता है। जैसे कि एक कोई पिता है घर में तो अपनी पिता की भूमिका निभाएगा ही, जैसे कि हम हैं तो घर पर तो भी भूमिका निभाएंगे ही।
और आप लोग को पढ़ाने की भी भूमिका हम निभाएंगे कि हम टीचर हैं, ठीक है। और जो है भूमिका जो है निभाना पड़ता है। तो अतः जो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पद या परिस्थिति के जो है अनुरूप किए जाने वाले कार्य या व्यवहार ही भूमिका के नाम से जाने जाते हैं। अब भूमिका के संबंध में प्रोफेसर किंसले डेविस ये कहते हैं कि अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीकों को कार्य या भूमिका कहते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब हम अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने जो है कल ही जो है चैनल एनालाइज किया, तो उसमें जो है करीब करीब 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल 20% जो है सब्सक्राइब करके देखने वाले हमारे स्टूडेंट हैं। तो भैया इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या है। सामाजिक स्थिरीकरण को यदि हम तोड़ के देखें तो सामाजिक स्थिरीकरण 2 शब्द इसमें दिए हुए हैं। सामाजिक मतलब होता है समाज, सामाजिक मतलब क्या होता है समाज। अब समाज में भैया समाज किससे निर्मित है, कहोगे जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं। अब स्थिरीकरण क्या है, तो समाज को स्थिरीकरण मतलब होता है स्तर में बांटना। स्थिरीकरण की जब बात आती है तो स्तर में बांटना। तो समाज को स्तर में बांटना, स्तर में कैसे बांटना, जैसे कि कोई जो है गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है। इस तरह से समाज को बांटना, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। समाज को स्तर में बांटना, सिंपल सी परिभाषा है एकदम से कि समाज को स्तर में बांटना, उसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। यहां से समझिएगा इसकी परिभाषा। विभिन्न जो है सामाजिक समूहों का किसी आधार पर, विभिन्न जो सामाजिक समूह है उनका किसी ना किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाना, ये भी विभाजित करना, उसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, इसकी परिभाषा को बताने का प्रयास किया है, जैसे कि बार ट्रेंड रासल महोदय हैं, कहते हैं सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार से दिए गए समाज में व्यक्तियों का विभाजन। ये कहते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण जो एक प्रकार का दिया गया समाज में जो व्यक्ति है उसका विभाजन है। जैसे कि कोई भैया समाज में उच्च है वर्ग है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई लोअर क्लास का है, तो इस तरह से समाज को जो बांटना, व्यक्तियों का जो विभाजन है, उसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। अगली परिभाषा मूरे महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि स्थिरीकरण समाज का उच्च या निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। मतलब समाज को ऊंच और नीच में बांटना, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण जो है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति जो है किस तरह का है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो भैया इस तरह से भी व्यक्तियों को बांट सकते हो, ठीक है। तो स्पष्टता जो है सामाजिक स्थिरीकरण जो एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का जो है ऊंच नीच के आधार पर समूहों में विभाजित हो जाना, भी उसको विभाजित करना, उसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया है। इसमें बच्चों जो है टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपके भैया एक्स्ट्रा रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, काफी अच्छी बात है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें देखो, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसका जो विषय क्षेत्र है उसका भी विवरण कीजिए। उसके बाद है इतिहास मतलब हिस्ट्री, और जो सोशियोलॉजी है इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, आपको बताना है। तो सबसे पहले समाजशास्त्र की परिभाषा, उसके बाद इसके हम विषय क्षेत्र को हम देखेंगे। तो समाजशास्त्र क्या है, समाज का ही विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, समाज का ही विज्ञान है, जिसमें हम समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं का हम जो व्यवहार उसका जो एक कह सकते हो, उनका जो अंतःक्रिया है उसी का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, समाजशास्त्र जो एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली और विकास को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद या जो है व्यक्तिगत या जो है समूह व्यवहार के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और बताता है कि सामाजिक अपेक्षाएं एक दूसरे को जो है कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। और इससे जो है मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन जो है माना जाता है, जिसमें जो है सामाजिक संबंधों के पैटर्न, सामाजिक संपर्क और संस्कृति के
पहलुओं पर भी जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब जो है समाज शास्त्र क्या है, समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, जो उनके रीति रिवाज होते हैं, जो उनके धर्म होते हैं, जिनका पहनावा, जो उनकी कल्चर है, गरीबी से लेकर उसका विकसित होने तक हर एक क्षेत्र का हम अध्ययन जो है इसी में करते हैं। ठीक है, तो इसके हम क्षेत्र की बात करें तो समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है, विषय इसका जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है, अत्यंत विस्तृत है। इसका पहला जो यहाँ से बिंदु के माध्यम से समझेंगे, सामाजिक संरचना और जो है संगठन। तो समाज के विभिन्न स्तरों जैसे कि वर्ग, ठीक है, वर्ग में जैसे कि आ जाएंगे आपके लोअर वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, समूह आ जाएंगे, और जो संस्थान है इनकी संरचना का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सामाजिक संस्थाएं। देखिए जैसे कि समाजशास्त्र में जो सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि परिवार का अध्ययन किया जाता है, धर्म का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, कानून, अर्थव्यवस्था जैसी जो संस्थाएं हैं, इनके जो कार्य हैं, जो सामाजिक संबंध है, इन सभी का प्रभाव, इनका विश्लेषण, ये सभी चीज़ों का अध्ययन जो है हम इसी में करते हैं। उसके बाद सामाजिक जो है प्रक्रियाएं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक अंतःक्रिया जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनका अध्ययन भी जो है इसी में किया जाता है। और सामाजिक यदि हम समस्याओं की बात करें तो समाजशास्त्र में गरीबी, जो अपराध होते हैं, जो असमानता है, जो भेदभाव है, इस तरह की सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका भी अध्ययन जो है इसी में हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद संस्कृत, तो सामाजिक व्यवहार और विश्वासों को आकार देने वाली संस्कृति और उसके जो विभिन्न पहलू हैं उसका भी अध्ययन हम इसी में करते हैं। फिर है मानव व्यवहार, तो सामाजिक जो है वातावरण में व्यक्तिगत और जो है सामाजिक मानव व्यवहार का विश्लेषण भी जिसमें हम करते हैं। फिर है उपक्षेत्र, तो आर्थिक जो है समाजशास्त्र, अपराध विज्ञान, चिकित्सा समाजशास्त्र, जनसांख्यिकी, जनसंख्या जिसको कहते हैं, ये भी क्षेत्र इसमें जो है शामिल है। ठीक है, अब यहाँ से समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको समझिए। इतिहास जो है भूतकालीन जो है समाजशास्त्र है। भूतकालीन मतलब, ठीक है, भूतकालीन मतलब अब ऐसे कह सकते हो, इतिहास क्या है, जो है कह सकते हो भूतकालीन समाजशास्त्र है, और समाजशास्त्र जो है वर्तमान का इतिहास है। और वर्तमान समय में समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे के समीप जो है आते जा रहे हैं। इनके जो है हम बीच संबंध को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि समाजशास्त्र को ऐतिहासिक जो है विवेचना से बहुत अधिक जो है सहायता मिलती है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान सामाजिक जो जीवन है उसको अधिक संगठित बनाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। उसके बाद है परिवार, जनजातीय समूह, संस्कृति, लोकाचार, प्रथाएं आदि का ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात ही उसके वर्तमान स्वरूप को व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। और समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति को अधिक महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। ठीक है, अतीत जो है वर्तमान को समझने की कुंजी है, और इसी आधार पर हार्वर्ड ने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान समाज का इतिहास जो है कहा है। ठीक है, इस तरह से भैया आपको लिखना है। फिर यहाँ से समुदाय क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके तत्वों को उल्लेख कीजिए। उसके बाद परिवार क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, संस्कृत और जो सभ्यता में अंतर। तो सभी को देखेंगे, सबसे पहले समुदाय क्या है उसको समझो। ठीक है, तो समुदाय क्या है, एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर। समुदाय क्या है, एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है, मतलब जहां पर लोग रहते हैं एक निश्चित भूभाग पर, वही भैया उसका समुदाय कहलाता है। वही क्या है, समुदाय कहलाता है। यहाँ से मैकरम पेज महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि जिस किसी स्थान पर एक छोटे या फिर एक बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हैं और किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर के इनका जो सामान्य जीवन है, उसकी जो मौलिक दिशाएं हैं उसमें भाग लेते हैं, तो उसी को भैया हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित भू स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। यहाँ से बोगार्ट्स महोदय ने भी इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया, ये कहते हैं समुदाय एक जो है सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना हो और एक निश्चित स्थान पर रहता हो, उसी को हम समुदाय कहते हैं। तो समुदाय की
दो चीज़ें आपको जरूर, एक इसमें चीज़ आपको लिखना है कि जो समुदाय होता है, एक तो एक ऐसा समाज जो एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, उसको जो है हम समुदाय कहेंगे, और साथ में अपने समुदाय के प्रति हम की भावना भी पाई जाती हो। अब इसके जो है तत्व क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसके तत्वों का भी उल्लेख कीजिए। इसके प्रमुख जो है 3 तत्व होते हैं। एक होता है निश्चित भूभाग, क्योंकि समुदाय में जो है लोग जो है एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं और सामुदायिक भावना होती है, अपने समुदाय के प्रति उनकी भावना रहती है, उसके कल्याण के बारे में सोचते हैं, और जीवन की संपूर्णता भी उसी समुदाय में ही रहती है। तो ये थे भैया इनके तत्व। अब यहाँ से परिवार का अर्थ क्या है, परिवार का वैसे तो अर्थ मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए थोड़ा सा। परिवार से तात्पर्य है कि व्यक्तियों के एक समूह से है जो रक्त संबंधी हो या फिर विवाह या गोत्र से संबंध से बंधे होते हैं और आमतौर पर एक ही घर में रहते हैं, उसी को हम परिवार कहते हैं। इसमें जो है माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, भाई बहन जैसे निकट संबंधी इसमें शामिल हो सकते हैं, और यह जो है प्यार, सहयोग, सुरक्षा, भावात्मक जुड़ाव का एक मूल स्रोत जो है प्रदान करता है। परिवार को समाज की सबसे बुनियादी इकाई जो है माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से परिवार के यहाँ से और भी परिभाषाएं लिखी हुई हैं। परिवार का निर्माण जो है विवाह से होता है, रक्त संबंधों, नातेदारी संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का एक छोटा संगठन है जिसमें व्यक्तिगतता, प्राथमिकता, स्थायित्व जैसे गुणों की प्रधानता होती है। मैकरम पेज लिखते हैं कि परिवार उस समूह का नाम है जो यौन जो है संबंधों पर आश्रित है। ये कहते हैं भैया जो परिवार है ये यौन संबंधों पर आधारित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जो संत के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था भी करता है। ठीक है, किंसले डेविड लिखते हैं परिवार ऐसे जो व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं जो इस प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी विशेषता ज्ञान में कोई बनता है तो इसको भी समझ लीजिए। तो परिवार जो है ऐसी आधारभूत संरचना है जहाँ रक्त संबंधियों जैसे कि माता पिता, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, भाई बहन इत्यादि एक साथ जो है निवास करते हैं, इसी को हम परिवार कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं हैं जो आपको अच्छी लगी आपको लिखना है। और भी बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को लिखा, जैसे कि मैकरम पेज ये कहते हैं कि परिवार एक जो ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक जो है संबंध पर आधारित होता है तथा जो इतना स्थायी होता है कि इसके द्वारा बालक के जन्म तथा जो है पालन पोषण की भी व्यवस्था परिवार के द्वारा ही होती है। फिर है क्लेयरल लिखते हैं, ये कहते हैं कि परिवार में हम संबंधों की वह व्याख्या समझते हैं जो माता पिता उनके संतानों के मध्य जो पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी बहुत सारी विशेषता जैसे कि लैंगिक जो है संबंध पर आधारित है और स्थायी जो संस्था है परिवार, इसमें जो पालन पोषण बच्चे का भरण पोषण हेतु उत्तरदायित्व का पालन पोषण भी जो किया जाता है। उसके बाद अगली विशेषता है कि बालक की प्राथमिक पाठशाला भी परिवार ही होता है। मानव समाज की आधारभूत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई भी है। रक्त संबंधों पर परिवार जो आधारित होता है। परिवार में सहयोग, मिलजुल कर रहने की भावना भी जो है पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से संस्कृत क्या है और सभ्यता में अंतर क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो संस्कृत जो है सभ्यता और समाज का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और मानव समाज को अन्य समाजों से अलग करने का प्रमुख कारक ही जो है संस्कृत है। और मानव ही ऐसा जीवधारी है जिसके पास जो है संस्कृत होती है। देखो मनुष्य के पास ही कल्चर होती है, संस्कृत होती है, जानवरों के पास कोई भी कल्चर नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि संस्कृत के अभाव से, संस्कृत की कमी से, फिर उसके अभाव से मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। और सभ्यता जो है संस्कृत का एक भाग है और उसका झुकाव साधारणतः भौतिक संस्कृत की तरफ ही होगी और समाज की प्रगति या अवनति का जो है निर्णय उस समाज की भौतिक संस्कृति या दूसरे शब्दों में उसकी सभ्यता से किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत जो है विशेषता मानव समाज की अपनी विशेषता है और यही कारण है कि इसके अध्ययन विश्लेषण के बिना कोई भी जो है समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है वो अधूरा है। ठीक है, अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन जो आपका है कि सामाजिक संरचना क्या है, इसकी विवेचना, इसकी विशेषता भी समझेंगे। उसके बाद सामाजिक गतिशीलता क्या है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले सामाजिक जो संरचना क्या है उसको समझो। ठीक है, सामाजिक संरचना, तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य है कि समाज के
विभिन्न घटकों, जैसे कि समाज में जो है भैया संस्था भी पाई जाती है, समूह होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं आदि के आपसी संबंधों एवं व्यवस्था से है, या जो है समाज के ढांचे जो ढांचा होता है उसको दर्शाती है, जिसमें विभिन्न तत्व एक निश्चित प्रणाली के अनुसार जो है जुड़े होते हैं, उसी को हम जो है सामाजिक संरचना कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि हम सिंपल शब्दों में कहें, जैसे कि आपका जो शरीर होता है भैया, तो जिस तरह से एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है तो इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे कि आपका शरीर होता है तो इसमें आपके हाथ हैं, पैर हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं, कान है, नाक है, ठीक है। इस तरह से आपके शरीर का निर्माण होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है सामाजिक संरचना जो होती है, समाज में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी को जो है योग का ही सामाजिक संरचना का कह सकते हो, सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ से परिभाषा इसकी मेकर पेज लिखे हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना से तात्पर्य है कि समाज के विभिन्न भागों के आपसी संबंधों की व्यवस्था से है। गिलिन लिखते हैं सामाजिक संरचना जो है वह ढांचा है जिसमें समाज के विभिन्न घटक एक निश्चित प्रणाली के अनुसार जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसकी विशेषता एग्जाम में बनता है। जैसे इसकी पहली विशेषता है कि व्यवस्थित ढांचा। तो सामाजिक संरचना जो है व्यवस्थित ढांचा है जिसमें समाज के सभी घटक एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। उसके बाद है स्थायित्व। तो इसमें जो है स्थायित्व होता है, अर्थात समाज के तत्व लंबे समय तक एक निश्चित रूप में जो है बने रहते हैं। फिर है पारस्पर संबंध। इसमें सभी घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर है मान्यताओं और मूल्यों पर जो है आधारित। तो सामाजिक संरचना समाज की मान्यताओं, मूल्यों एवं जो है परंपराओं पर आधारित होती है, ठीक है। और इसमें परिवर्तनशीलता भी इसकी विशेषता है। समाज जो होता है तो कोई इसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो समय के साथ जो है सामाजिक संरचना में जो है परिवर्तन भी संभव है, बदलाव होते रहते हैं। अब यहाँ से सामाजिक गतिशीलता क्या है। देखो सामाजिक मतलब होता है समाज, गतिशीलता का मतलब होता है बदलाव आना। जैसे कि हम कह दें कि आप जो है इस समय स्टूडेंट हैं, बाद में 5 साल बाद, कुछ समय बाद आप भैया अधिकारी बन जाओ। तो इस तरह से जो समाज में जो गतिशीलता आया है व्यक्ति के पद में, या फिर ऐसे कह सकते हो आज आपका गांव जो है बहुत ही कह सकते हो ज़्यादा सही से नहीं है, ना तो कोई व्यवस्था है, ना तो नाली साली बनी है, ना तो रोड की व्यवस्था सही से है। कुछ दिनों के बाद काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो जाए, सभी के पक्के मकान हो जाए, तो ये क्या है, एक प्रकार की सामाजिक गतिशीलता हुई है, ठीक है। तो वही को हम समझेंगे। सामाजिक गतिशीलता जो है एक प्रक्रिया है। सामाजिक गतिशीलता क्या एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप लोग जो है समाज में एक स्थिति से, लोग क्या है समाज में जो लोग रहते हैं एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि आज आप जो है स्टूडेंट हैं, कुछ दिनों के बाद आप भैया कोई अधिकारी बन जाओ, पुलिस बन जाओ, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति जब समाज में व्यक्ति प्राप्त करते हैं भैया, तो इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे विद्वान हैं जो कि लिप्सिट लिखते हैं, कहते हैं कि जब हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने बैठते हैं तो हम लोगों की गतिशीलता जो एक पद में, चाहे वह समाज में उसका पद उच्च हो या फिर निम्न हो, इसका भी अध्ययन करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को में जो है घटित होता है, ठीक है। अब सामाजिक जो गतिशीलता है इसके प्रकार एग्जाम में बनता है। तो पहला होता है क्षैतिज गतिशीलता, दूसरा होता है लंबोज्जिक गतिशीलता। तो ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो क्षैतिज गतिशीलता क्या है, इससे तात्पर्य जो है उन परिवर्तनों से है जिसके कारण व्यक्ति की परिस्थिति में एक मूलभूत परिवर्तन नहीं होता है। और भारतवर्ष में पहले जो है सामाजिक गतिशीलता का ही यही रूप जो है अधिक प्रभावी या भी प्रभावकारी था, ठीक है। उसके बाद है लंबोज्जिक गतिशीलता। तो इसके अंतर्गत परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की परिस्थिति में आमूल जो है परिवर्तन होता है। जैसे कि आज का व्यक्ति अगर कोई क्लर्क है या फिर ग्राम सेवक है, वह जो है कल विश्वविद्यालय का अध्यापक बन जाए, प्राचार्य बन जाए, तो इस प्रकार की हम गतिशीलता को हम लंबोज्जिक गतिशीलता कहते हैं। अब क्षैतिज गतिशीलता क्या, इसको समझो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझ लो, हो सकता है आपको समझ में ना आया होगा। तो ये क्षैतिज गतिशीलता यह होता है जैसे कि आप टीचर हो, किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप क्या हो, टीचर हो, किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो भैया, तो उस स्कूल को छोड़कर आप दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगो, तो भैया आपका जो गतिशीलता हुई है तो वो जो है क्षैतिज हुई है। एक को छोड़ो, काम आप वही कर रहे हो,
तो भैया ये गतिशीलता जो है वही कार्य कर रही है, इसलिए इसको क्षैतिज कहा जाता है। और लंबवत गतिशीलता क्या है? क्षैतिज इस तरह से होती है, लंबवत इस तरह से होती है। तो ये लंबवत गतिशीलता क्या है? जैसे कि कोई जो है आपके ग्राम का कोई व्यक्ति है, आप ही व्यक्ति हैं, आप जो है कलर का है, या फिर कोई जो है एक सामान्य से नागरिक हो, एक स्टूडेंट हो, आप भैया अपनी मेहनत से आप कोई जो है अध्यापक बन जाओ, कोई जो है प्राचार्य बन जाओ, फिर कोई जो है दरोगा वगैरह बन जाओ। तो इस तरह के हम जो गतिशीलता होगी इसको हम लंबवत गतिशीलता कहेंगे। कौन सी? लंबवत गतिशीलता। ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया। इसमें भैया टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। हम यहाँ से 4 कराएंगे। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्राकृत की आलोचनात्मक विवेचना आपको करना है, इसकी प्राकृत क्या है समाजशास्त्र की, और समाज को परिभाषित करना है, इसकी विशेषता क्या है, और विवाह का अर्थ क्या है, विवाह का उद्देश्य क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, इसके जो है प्रमुख आधार। तो सबसे पहले समाजशास्त्र की प्राकृत क्या, इसको समझो। तो बीर स्टेट जो कि समाजशास्त्री हैं, जिसकी विशेषताओं के आधार पर इसकी प्राकृत का उल्लेख किया है। जैसे कि ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक जो है सामाजिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। और समाजशास्त्र एक जो है वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक जो विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक जो है विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान ये नहीं है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। और इस प्रकार रॉबर्ट बेरी के अनुसार समाजशास्त्र एक वास्तविक, सामाजिक, विशुद्ध, अमूर्त, तार्किक और अनुभव सिद्ध और सामान्य विज्ञान है ये। ठीक है। अब यहाँ से विवाह क्या है, इसके उद्देश्य समझ लीजिए। तो विवाह क्या है? विवाह एक जो है सामाजिक संस्था है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मूलभूत जो आवश्यकता होती है, जो यौन संतुष्टि की, जो जैविक आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करता है। ठीक है। मानव की विभिन्न जो है प्राणशास्त्रीय आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि सबसे आधारभूत आवश्यकता होती है व्यक्ति की, स्त्री पुरुष दोनों की। और मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की यौन इच्छाओं की पूर्ति का आधार अंशतः भी सामाजिक और सांस्कृतिक है। यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह, परिवार, नातेदार, संस्थाओं को जो है जन्म दिया है। परिवार के बाहर भी यौन संबंध जो है मतलब जो है बिना जो है विवाह के भी लोग जो है यौन संबंध करते हैं, सेक्स करते हैं, परंतु समाज इसे कभी भी जो है मान्यता नहीं देता है। मतलब बिना विवाह करो, आप बच्चे पैदा कर लो, तो समाज इसको कभी भी जो है मान्यता नहीं देता है। विवाह का उद्देश्य जो है सदैव यौन संतुष्टि नहीं होता है। देखो, यौन संतुष्टि तो होता ही विवाह का माध्यम, यौन संतुष्टि जो होती है स्त्री पुरुष की वो तो होती है, साथ में जो सामाजिक सांस्कृतिक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए भी जो है विवाह किया जाता है। अपना जो है वंश को बढ़ाने के लिए भी जो है विवाह किया जाता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ जो है, जो कि उदाह, जिसको हम कहते हैं वधू को जो है वर के घर ले जाना। अतः जो विवाह जो मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री पुरुष की यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे एक निश्चित ढंग से नियंत्रित करने व बच्चे को जो है जन्म देने की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो विवाह जो है वह संस्था है जिसके द्वारा स्त्री व पुरुष का जो यौन संबंध है इस समाज के द्वारा तरीकों से जो है व्यवस्थित होता है, और तथा परिवार को बसाने, बच्चे को जन्म देने का उद्देश्य पूरा किया जाता है। मतलब विवाह का जो उद्देश्य है, यौन संतुष्टि तो है ही, सेक्स जो है जो स्त्री पुरुष की जैविक आवश्यकता है उसको तो पूर्ति करना ही है, साथ में अपना वंश भी बढ़ाना है, अपना जो है कुल भी बढ़ाना है। और वास्तव में विवाह जो है परिवार को स्थायी रूप से देने वाली प्रमुख संस्था है। विवाह के अर्थ को समझने के लिए बहुत सारे विद्वान ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। जैसे कि बोगार्ट्स महोदय ये कहते हैं कि विवाह जो है स्त्री और जो है पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। ये कहते हैं विवाह क्या है, स्त्री और पुरुष की जो पारिवारिक जीवन है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष जो है परिवार का निर्माण करते हैं, उसका एक प्रकार की वो संस्था है। ठीक है। उसके बाद अगली परिभाषा ईस्टर्न और जो है जेकब लिखते हैं कि विवाह एक जो है विवाह एक अथवा अनेक पति तथा जो पत्नी के सामाजिक संबंधों का नाम है। देखो, विवाह कुछ लोग एक पत्नी रखते हैं, कोई 2 लोग विवाह करते हैं। ठीक है। वैसे तो हिंदू धर्म में कोई भी मानता है नहीं, अन्य धर्मों में विवाह करते हैं। ठीक है। एक जो कि मुस्लिम धर्म में एक से ज़्यादा शादी अलाउ है,
ठीक है। तो ये हो सकता है। अब विवाह जो है इस संस्कार का भी नाम है जिसके द्वारा पति पत्नी आपस में सामाजिक संबंध से बंधे होते हैं। उसके बाद गिलिन महोदय लिखते हैं कि विवाह एक जो है प्रजनन मूलक जो है परिवार की संस्थापना का ही जो है समाज स्वीकृति तरीका है। इसके बाद हावेल लिखते हैं विवाह केवल यौन संबंधों को अपनाना ही नहीं है अपितु एक सामाजिक संस्था है जो मिश्रित सामाजिक परिस्थितियों पर आश्रित होता है। उसके बाद लोबी महोदय जी लिखते हैं कि विवाह जो है स्पष्टता उन स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो काम भावना की संतुष्टि के उपरांत भी बने रहते हैं। मतलब जो है जो विवाह होता है भैया, जो स्त्री पुरुष की जो सेक्स जो होता है, जो जब की आवश्यकता होती है संतुष्टि, उसकी आवश्यकता तो होती है, उसके उपरांत भी बने रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से साथ रहते हैं और पारिवारिक जीवन का आधार बनाते हैं, परिवार का निर्माण करते हैं। इसी को हम विवाह कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इसके उद्देश्य क्या है विवाह के, तो इसके बहुत सारे उद्देश्य आप बनाकर भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा ये कठिन क्वेश्चन आपका है नहीं। जैसे कि यौन इच्छाओं की पूर्ति। देखो वैसे तो विवाह बिना विवाह करे भी जो है यौन आपकी जो संतुष्टि है, जो सेक्स की जो आपकी इच्छा है वो पूरा किया जा सकता है, लेकिन समाज उसको कभी भी जो है सही नहीं मानेगा। ठीक है। तो यौन जो है इच्छाएं प्राकृतिक और स्वाभाविक होती है जिनकी पूर्ति समाज के द्वारा स्वीकृत तरीकों से जो है विवाह के द्वारा की जाती है। विवाह के बिना यौन इच्छाओं की पूर्ति तो हो सकती है, किंतु जो है समाज ऐसे तरीकों को अनैतिक समझेगा, गलत समझेगा और इससे जो है समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अतः विवाह ही मानव की यौन इच्छाओं की पूर्ति का उचित और एक सामान्य और सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। उसके बाद अगला इसकी जो इसकी उद्देश्य है विवाह का, वो है परिवार की स्थापना करना। ठीक है। तो परिवार भी आप बिना विवाह करे भी आप जो है बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन समाज भी आपके बच्चे हैं उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। तो सभी जो है समाजों में विवाह का सर्वप्रथम उद्देश्य परिवार का निर्माण करना है। व्यक्ति जब अपने परिवार का निर्माण नहीं करता है तो उसका जो जीवन है साधारणतः व्यक्तिवादी, अकेला, कभी कभी जो है अनुत्तरवादी जो है बना रहता है। विवाह संस्था व्यक्ति को मान्यता प्राप्त तरीके से परिवार की जो है स्थापना करने का अवसर प्रदान करती है और इस प्रकार समाज में व्यक्ति की स्थिति को ऊंचा उठाती है। ठीक है। अगली इसकी जो उद्देश्य है विवाह का, वो है वैध संतानों की उत्पत्ति। ठीक है। विवाह के द्वारा जो है व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, वरन वैध संतानों को ही समाज स्वीकार करता है, क्योंकि विवाह के माध्यम से जितने भी आपके संतानें होंगी, जो बच्चे आपके पैदा होंगे, वह भैया उसको समाज स्वीकार करेगा कि आपके ही बच्चे हैं। ठीक है। और बिना शादी के बच्चे पैदा कर लोगे तो समाज उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। जब विवाह के द्वारा आपके जो बच्चे होंगे तो आपका जो संपत्ति होगी उसके हकदार भी होंगे, उन्हें जो है संपत्ति नातेदार के अधिकार दायित्व प्रदान करता है और समाज जो है वैध संतानों को वैध पितृत्व प्रदान कर उनके लालन पालन का दायित्व भी जो है माता पिता को सौंपता है। उसके बाद अगला जिसका जो उद्देश्य है विवाह का, नैतिक गुणों का विकास करना। तो विवाह एक जो है विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को बहुत से दायित्व सौंप कर उनके नैतिक गुणों का विकास करना भी है। उदाहरण के लिए जैसे कि पारंपरिक त्याग, स्नेह, प्रेम, कर्तव्य की भावना, सामूहिक कल्याण आदि ऐसे गुण हैं जिनका सर्वोत्तम विकास विवाह संस्था के द्वारा ही होता है। उसके बाद धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति। तो विवाह के द्वारा अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है और सामाजिक दायित्व का निर्वाह करता है और कोई कार्य समाज में केवल विवाहित व्यक्ति ही कर सकता है और जिन्हें जो है व्यक्ति विवाह करके ही जो है पूर्ण कर सकता है। ठीक है। तो ये थे इनके उद्देश्य। अब यहाँ से संस्था क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट नोट में बन सकता है, तो इसको भी समझते चलिए। तो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज को विघटित होने से बचाने के लिए कुछ स्थापित कार्य प्रणाली है, इन्हीं को हम जो है संस्था कहते हैं। जैसे कि समाज को जो है विघटित होने के लिए, उसको नष्ट होने के लिए, उसको बचाने के लिए, समाज को अच्छी राह दिखाने के लिए जो संस्था है, जो स्थापित जो कार्य प्रणालियाँ जो कार्य कर रही है, उसी को हम भैया संस्था कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दिया है। सामाजिक संस्था समान इच्छा से स्थापित जो है अभिमत प्राप्त संगठित जो है मानव संबंधों के समूह होते हैं। मैकरम पेज लिखते हैं कि संस्थाएं जो है सामूहिक क्रिया की विशेषता बोधक कार्य प्रणाली के
स्थापित स्वरूप अथवा व्यवस्था को कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ना और जो है निम्नलिखित महोदय लिखते हैं, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित और स्थापित प्रणाली सामाजिक जो है संस्थाएं हैं। समनल लिखते हैं, एक संस्था में एक विचारधारा, विचार, मत, सिद्धांत अथवा हित और एक संरचना है, इसी को संस्था कहते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष के अनुसार हम कह सकते हैं कि मानव समाज में कुछ समान हित होते हैं और इनके जो कुछ विशेष हित होते हैं। तो समान हितों को दृष्टि में रखकर जो संगठन बनाए जाते हैं भैया, उसी को हम समिति कहते हैं। ठीक है। और परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम संस्था कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आज जो है राज्य शब्द का प्रयोग जो है कई अर्थों में किया जाता है। वर्तमान समय में वह एक जो है महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य जो है वह संस्था है जो मानव समाज को व्यवस्था, संगठन और सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्य जो है मनुष्यों का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ है, उसी को हम राज्य कहते हैं। ठीक है। अरस्तु कहते हैं राज्य जो है परिवारों, ग्रामों का एक समुदाय होता है जिसका उद्देश्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। ठीक है। राज्य क्या है भैया? राज्य यह है जो निश्चित भूभाग पर बसा हुआ है। ठीक है। मनुष्यों का एक समुदाय है, उसी को हम राज्य कहते हैं। गर्नल लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान सार्वजनिक कानून की अवधारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक जो व्यक्तियों का एक संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग पर रहता है और बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र और लगभग स्वतंत्र हो, और जिसका एक जो है ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिक का विशाल समुदाय संभवतः करता हो, उसी को राज्य कहते हैं। अब यहाँ से नातेदार भैया किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए, इसका अर्थ है परिभाषा। ठीक है। तो मानव का जन्म जो कि परिवार में होता है, यहीं से उसका पालन पोषण प्रारंभ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति परिवार से निरंतर कुछ ना कुछ जो है सीखता रहता है। ठीक है। व्यक्ति क्या है, जैसे कि बच्चा के जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे समाज के द्वारा या फिर सबसे पहले जो बच्चा होता अपने जो परिवार होता है उसका अपने घर से सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है। कुछ ना कुछ सीखता रहता है। परिवार में ही जो उसके जो अपने रीति रिवाज हैं, जो उसकी परंपराएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उसकी शिक्षा उसको मिलती है। और परिवार के सदस्य ही मानव के विचारों, उसके मूल्यों, जीवन के जो ढंग हैं, जो उनकी भावनाएं हैं आदि को जो है विकसित करते हैं। प्रत्येक बालक को माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, अनेक प्रकार के रिश्तेदार का जो है पता परिवार से ही चलता है। नातेदार व्यवस्था नातेदार का ही व्यवस्था है। इसे अग्र परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कुछ विद्वान नातेदार को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। जैसे कि आपने जो है आप हैं, आपके बच्चे दो हुए, अब जो है बच्चों की जो है शादी की, या फिर आप अपनी ही शादी किए, आपकी बीबी आई तो भैया वो आपके रिश्तेदार हो गए। ठीक है। वो क्या हुए? आपके रिश्तेदार हुए। तो इस तरह से रिश्तेदार का निर्माण होता है। फिर रेडक्लिफ ब्राउन महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि नातेदार सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के पारंपरिक संबंधों का आधार है। नातेदारी के भेद एग्जाम में बनता है। नातेदार को संबंधों के आधार पर इसके दो भेद हैं। एक है नातेदार जो है विवाह से संबंधित होते हैं, विवाह करके नातेदार बनते हैं। दूसरे होते हैं रक्त संबंधी होते हैं। जैसे कि आपके जो है पापा हैं, पापा जो है तो आप उनके बच्चे हुए, तो पापा के जो बुआ होंगे, उनके जो भाई होंगे, तो वह भी तो रक्त संबंधी हैं। तो इस तरह से एक तो रक्त संबंधी नातेदार होते, दूसरे होते विवाह के माध्यम से जो है नातेदार बनते हैं। अब यहाँ से इसमें और भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया कि प्राथमिक समूह क्या है और द्वितीयक समूह क्या है। तो भैया इसको भी समझ लीजिए। ठीक है। तो प्राथमिक समूह, सर्वप्रथम जो है कूले ने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। वे अनेक जो दृष्टिकोण से प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस कारण से कि वे व्यक्ति को सामाजिक प्राकृतिक आदेशों का निर्माण करने में जो है मौलिक है। देखो वैसे कह सकते हो प्राथमिक समूह वे होते हैं जैसे कि आपके पास पड़ोस, जैसे कि आपके पास पड़ोस में आपके जो पड़ोसी हैं आप उनको भली भांति जान रहे हैं
और जो आपके जैसा कि आप पढ़ने गए आपके जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं ये भी आप प्राथमिक आपके समूह होते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे कि परोपकार, इसके कुछ उदाहरण है क्रीड़ा समूह, पड़ोसी आपके स्थायी पड़ोसी, ये सब इसके उदाहरण। अब यहाँ से द्वितीयक समूह क्या है? द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिसमें घनिष्ठता का पूर्ण अभाव होता है। मतलब व्यक्ति इसमें ज्यादा एक दूसरे को जानता नहीं है। जैसे कि आप बीमार होते हैं, आप जो है इलाज करवाने गए तो डॉक्टर को हो सकता है आप पड़ोस वाले डॉक्टर को जानते हो, ज्यादा आपकी हालत खराब होगी तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे, तो वहां पर आप किसी डॉक्टर को जान नहीं रहे होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका संबंध होता है जिसको आप ज्यादा घनिष्ठ से जान नहीं रहे होते तो उस समूह को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। ठीक है। जिसमें जो है घनिष्ठता का जो है अभाव पाया जाता है और इसमें जो है परोक्ष संबंध होते हैं और इन समूहों का मानव जीवन में दूसरा स्थान है। चार्ल्स कोले ने के शब्दों में हम कहे तो द्वितीयक समूह जो है ऐसे समूह है जो कि घनिष्ठता रहित है, जिसमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, संबंध ज्यादा नहीं पाया जाता है, एक व्यक्ति दूसरे को ज्यादा भली भांति नहीं जान रहा हो, और इसमें जो है अधिकतर अन्य प्राथमिक अर्ध प्राथमिक विशेषता का अभाव रहता है। इसी को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। डेविस महोदय लिखते हैं कि द्वितीयक समूह का आकार जो है बड़ा होता है। देखो द्वितीयक समूह का आकार इसलिए बड़ा होता है, दुनिया बहुत बड़ी है तो आप जिनको जान रहे हो तो बहुत ही कम है, तो द्वितीयक समूह का आकार तो भैया बहुत बड़ा है कि इससे जो है कोई भी दो सदस्य ना तो एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं ना ही व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं। तो संक्षेप में हम कहे तो द्वितीयक समूह वे हैं जिसमें सदस्यों के बीच जो है आप व्यक्तित्व संबंध पाए जाते हैं, कोई भी व्यक्तित्व संबंध नहीं होता है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अब व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना आवश्यक नहीं होता है, और ऐसे सदस्यों में जो है शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है, और इन समूहों में संबंध औपचारिक और विशिष्ट एवं हस्तांतरित होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो सांस्कृतिक जो है सापेक्षवाद क्या है? तो मानव ने जो है अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों में निरंतर जो है विकास एवं परिवर्तन लाने का जो है प्रयास किया है। तो मनुष्य जो है जो उसकी कल्चर है यही सोचता है कि कल्चर में उसका सुधार हो, कल्चर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अपनी जो कल्चर है उसमें हमेशा जो है निरंतर प्रयास करता रहता है, अपनी जो कल्चर है उसको अधिक जो है विकसित किया है। और मानव की जो है इसी विशेषता के कारण हमें जो है सांस्कृतिक भिन्नता ही देखने को मिलती है। इसी सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का जन्म हुआ है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद से तात्पर्य है जब हम किसी संस्कृति को उसी सांस्कृतिक के मूल्यों, आदर्शों आदि के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। मतलब जो आपकी कल्चर है उसी के आधार पर उसको हम देखते हैं, उसको अपनाते हैं। ठीक है, अपनाने का जो है प्रयास करते हैं, तो उसी को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। इसमें ना तो कोई संस्कृति एक दूसरे से श्रेष्ठ होती है ना ही जो है हीन होती है, और सभी संस्कृति अपने जो है पर्यावरण, भौगोलिक भिन्नता के कारण एक दूसरे से अलग होती है। उसमें उन सभी भिन्नताओं के कारण अलग अलग जो है परंपराएं, प्रथाएं और सामाजिक नियम जो है विकसित होते हैं। अतः जो है अनेक अभी उनके जो अपने पर्चे हैं उसमें उसको जो है देखा जा सकता है। देखो सभी अपने धर्म की अपनी कल्चर होती है, अपनी कह सकते हो रीति रिवाज होती है। ठीक है, तो किसी कल्चर को, किसी रीति रिवाज को उसी कल्चर में उसको देखना, ठीक है, देखने का प्रयास करना, उसी को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हिंदू हैं तो कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का है, ये कहे कि हिंदू धर्म खराब है, तो सबसे पहले जो है उस मूर्ख को, उस पागल को ये जो है हिंदू धर्म क्या है उसको समझना चाहिए। तब जो है हिंदू धर्म के अनुसार जो है उसका अर्थ लगाओगे तो उसका जो है सही से उसका अर्थ निकलेगा, उसको समझोगे तो क्या सही है क्या गलत है, तभी उसका सही से आपको जो बोध हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जो कि है कि रूढ़िया और जो है लोकाचार, यह क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा, इसकी विशेषता क्या है। जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती हैं तो एक समूह के लोग जब यह जो है मानकर उन्हें स्वीकार करते हैं कि उनका कल्याण अवश्य होगा तो उन्हें जो है हम रूढ़िया कहते हैं। यह रूढ़िया समूह के सदस्यों के व्यवहार को नियमित करने लगती है। जनरीतियाँ अच्छी व बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं, लेकिन रूढ़ियों का संबंध समानता अच्छे सामूहिक व्यवहारों से होता है। रूढ़ियों के औचित्य को सभी लोग स्वीकार करते हैं, यही कारण है कि बिना किसी तर्क वितर्क के लोग इसे स्वीकार करते हैं। अतः यह सिद्ध हो गया है कि रूढ़ियाँ जनरीतियों का वह रूप है जो समूह के लिए महत्वपूर्ण जो है समझी जाती है, जैसे कि वस्त्र धारण करना,
ठीक, एक प्रकार की रूढ़ी है। तो रूढ़िया क्या है? रूढ़िया जब कल्याणकारी हो जाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति भैया नंगा घूमे, बिना कपड़े के घूमे, तो ये कोई जो है क्या कहोगे, उसको पागल कहोगे। तो एक प्रकार से जो समाज में जो रूढ़ियाँ होती हैं जब कल्याणकारी हो जाएं, जब व्यक्ति अच्छे कार्य करने लगे, ठीक है, तो उसी को जो हम रूढ़िया लोकाचार कहते हैं। यहाँ से इसके संबंध में समनल लिखते हैं कि जब सत्य और उचित के तत्व कल्याण के सिद्धांत में विकसित होते हैं, तब जनरीतियाँ रूढ़ियों का जो है रूप ले लेती हैं। अब रूढ़ियों की विशेषता क्या भैया? जैसे कि रूढ़ियों में जो है औचित्य होता है, समूह जो है रूढ़ियों को उचित कहता है, अतः जो है रूढ़ियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार करता है, चाहे वैसा करने में उसे जो है कठिनाई का अनुभव ही क्यों न करना पड़े। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है रूढ़ियाँ जो है रूढ़िवादी होती है। तो रूढ़िवादी प्रकृति के कारण रूढ़ियों को जल्दी परिवर्तन जो है उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और रूढ़ियाँ जो है सदैव सही रहती हैं। तो रूढ़ियों को लोग सही मानकर उनका पालन करते हैं, क्योंकि पहले से लोग इन्हीं जो है रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करने से लाभान्वित हुए हैं, अतः पीढ़ी के लोग भी उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी विशेषता अभी आपको लिख देना है। तो रूढ़ियाँ एक प्रकार से विचारधारा है, पेशे कह सकते हो, एक सभ्यता है, जिसके माध्यम जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे बिना जो है कपड़े के घूमे तो कोई भी जो है समाज कैसा लोगों को क्या कहेगा। तो जैसे कि वस्त्र धारण करना एक प्रकार की रूढ़ी है, यही रूढ़ियाँ होती हैं, अच्छे जो संस्कार होते हैं उसी को रूढ़ियों की जो है संज्ञा दी गई है। तो ये थी हमारी क्लास जो कि मैंने करा दिया है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगती है एक बार कमेंट के माध्यम से भी जरूर बता दीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास को और अच्छा उसमें सुधार करने का। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।